Hello everyone, so I hope you all are doing good. So as you guys know, we have started with the human physiology and anatomy series and in this मैं cover कर रही हूँ human body के सारे important systems, right? So मैंने बहुत सारे systems cover कर लिए हैं. So I hope आपने वो सारे lectures अच्छे से सुन लिए हैं, आपको समझ लग गया है. Still if you have any doubt, you can mention me in the comment box. नाउ आज का जो हमारा सेशन है उसमें आई एम डूइंग द पार्ट ऑफ द मसल्स, राइट? और मैंने मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करवाया था, तो उस केस में आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम मसल्स की बात करें उसमें से. तो आज के टॉपिक में आई एम स्टार्टिंग विद द मसल कॉन्ट्रैक्शन and relaxation mechanism. So इसमें क्या करेंगे हम, मैकेनिज्म करेंगे कि कैसे मसल्स जो हैं हमारी बॉडी की वो कॉन्ट्रैक्ट एंड वो रिलैक्स हो रही हैं, राइट? जैसे मैंने मेंशन किया कि ये जो प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, इसके ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मैं एक पार्ट कवर करूँगी जिसका नाम है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. सो अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें, न्यूरो वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द न्यूरॉन्स या नर्व्स एंड मस्कुलर इज फ्रॉम द मसल्स. नर्व्स एंड मसल्स. सो ये एक जंक्शन है, एक विल से कि एक पाथ है दैट इज बिटवीन द दैट इज बिटवीन द नर्व्स एंड द मसल्स. एक्चुअली क्या है, वी नो एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो देन आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आपको समझ लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि जो मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, या हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं जब वो वर्क कर रही हैं उसके लिए जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन से आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है. और ब्रेन से भी सिग्नल कैसे आ रहा है, किसी भी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए या किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शनिंग के लिए, मसल्स के फंक्शनिंग के लिए, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के बारे में जब मैंने टिश्यूज़ वाला पार्ट करवाया था उसमें नर्वस टिश्यू मैंने कंप्लीट किया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है देन फर्स्टली वॉच दैट पार्ट, राइट? एंड इन दैट पार्ट मैंने मसल्स के बारे में भी एक टॉपिक कंप्लीट करवाया था, सो यू शुड वॉच दैट लेक्चर फर्स्टली. सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द मसल, राइट? तो इसमें क्या है एक्चुअली, जब नर्व सेल किया था तो उसमें एक्सोन टर्मिनल्स पड़े थे, तो एक्सोन टर्मिनल्स जो है वो एंड पार्ट है नर्व का, एंड आई एम ड्राइंग दैट पार्ट ओनली, एक्सोन टर्मिनल्स. एंड ये जो है ये मेम्ब्रेन है, जो ये लाइन बनाई है, दिस इज दी जो मसल की मेम्ब्रेन है या मसल की लेयर है. और जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच जो ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. दिस साइड ये जो पार्ट है इट बिलोंग्स टू दी एक्सोन टर्मिनल, and this axon terminal have these vesicles, ये rounded structures, vesicles, and these vesicles contain, they have the neurotransmitter. And the one example of neurotransmitter is ACH, that is acetylcholine. एसिटाइलकोलिन. सो ये मेम्ब्रेन की लेयर है, सॉरी मसल मेम्ब्रेन. अगर मसल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो ये लेयर है मेम्ब्रेन की, मसल की मेम्ब्रेन की जो लेयर है, कुछ जगह से इट इज कॉन्वुलेटेड, मीन्स ऐसे ट्यूब्यूलर शेप है, इनको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स. and inside each and everything that SER अगर मैं यहाँ बना दूँ, ये वाला जो पार्ट है इट इज़ लेट्स सपोज
दिस इज SER एंड वी नो इसके अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं, राइट। और ये जो सारा पार्ट है दिस इज द सार्कोप्लाज्म एंड ये जो लेयर है मसल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, राइट। सो this whole is a neuromuscular junction because जब मैं आपको muscular contraction and relaxation explain करूँगी in this part I'll keep on using this word कि neuromuscular junction को cross किया है या इस part में आ गया है। So in that case you should know कि वो है क्या और क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, right। So after doing this let's start with the muscle contraction। अगर muscle contraction and relaxation की बात करें या in other words muscular movement की बात करें कि हमारी muscles हैं they are contracting and relaxing, उसके कारण ही हम अपनी body की movement कर पा रहे हैं, right। अगर if I am writing then also my muscles are helping me, if I am walking तो भी हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं हमारी हेल्प कर रही हैं एंड मसल्स के बिना हमारी बॉडी की मूवमेंट इज इम्पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। आई होप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको समझ लग गया है। So muscle contraction and relaxation is based on one theory that is called as the sliding filament theory। So sliding filament theory क्या है? In this case during the muscular contraction and relaxation slide हो रहे हैं, क्या slide हो रहा है? Sliding of filaments। हमने बैंड किए थे I band and A band means isotropic band and an isotropic band, right। So in this case there is a sliding of thin filament, over thick filament। So in this case thin filament क्या है? एक्टिन and thick filament is myosin जो dark band बना रहा है। So it is forming the light band and it is forming the dark band। So this muscular contraction and relaxation is based on this mechanism of sliding filament theory, means the sliding of thin filament over the thick filament। So how this process start actually? First of all the signal came from the central nervous system via neurons। So I am erasing this because I have to write the process। So first is signal is being carried by central nervous system, by neurons or by the nerve cells from central nervous system। तो अभी वो सिग्नल आ गया है, उसके बाद क्या होगा? सिग्नल reach up to the axon terminal that lie closer to muscle, or in other words न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सिग्नल वहाँ तक पहुँच गया है। एक बार वहाँ सिग्नल आ गया तो क्या होगा? हमने अभी जस्ट जब मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताया उस केस में आई मेंशन दैट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एसिटाकोलिन वेसिकल्स प्रेजेंट है, मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। देन व्हाट विल हैपन? रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनल, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल। एंड न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? दिस इज ACH, एसिटाकोलिन, राइट। सो
दिस इज अ सेकेंड स्टेप की सिग्नल आ गया है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है. नाउ इन द फोर्थ स्टेप व्हाट विल हैपन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके कहाँ आएगा, जो स्पेस पड़ी है, जो स्पेस है नर्व एंडिंग और मसल से पहले जो इन बिटवीन स्पेस मैंने बनाई थी वहाँ आ जाएगा. ठीक है, नाउ इट इज़ इन दैट स्पेस. अभी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल या फिर मसल की पूरी एक्टिविटी के लिए इस न्यूरोट्रांसमीटर का मसल की मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिफोर डूइंग दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि मसल की मेम्ब्रेन की कंडीशन कैसे होती है. बिफोर दिस जब ये आया, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, मसल मेम्ब्रेन इज इन polarized state. It is in polarized state. Polarized state का मीनिंग क्या है, Na positive ions more externally and K positive ions more internally. जब मसल पूरी रिलैक्स्ड स्टेट में है, मींस अभी ये सिग्नल वहां तक नहीं पहुंचा है. उस टाइम की मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि मसल जो है, लेट्स सपोज कि ये मसल की मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो के पॉजिटिव आयंस है वो ज़्यादा होंगे एंड इधर जो है सोडियम आयंस ज़्यादा होंगे. राइट तो ये पॉलराइज्ड स्टेट है. नाउ क्या होगा, अभी ACH आ गया है. ACH क्या करेगा, चेंज करेगा मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन, ये मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा. सो इन दिस पार्ट ACH bind to muscle membrane and cause depolarization of membrane. तो मेम्ब्रेन की हो जाएगी डीपोलराइजेशन. अभी डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होगा कि के पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम आयंस वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे एंड सोडियम आयंस वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे. सो के पॉजिटिव आउट एंड Na पॉजिटिव इन. राइट तो नाउ ये डीपोलराइजेशन इन डिटेल में क्या कैसे हो रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि डीपोलराइजेशन के टाइम पर क्या क्या चीजें हो रही हैं. सो ये डीपोलराइजेशन हो गई मींस उस टाइम पर आयंस की मूवमेंट होगी. सेकंड क्या होगा, इसी डीपोलराइजेशन के टाइम पर ये ACH जब बाइंड करेगा, ACH बाइंड टू मसल मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, इट कॉज नंबर 1 ए डीपोलराइजेशन. उसके अलावा आई एम डिमार्केटिंग, उसके अलावा क्या होगा, एट दैट टाइम ACH के कारण सिग्नल ही तो जा रहा है, सो कैल्शियम आयंस का रिलीज भी हो जाएगा. पॉजिटिव आयंस रिलीज फ्रॉम SER, जो SER है सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिक्यूलम, इसका रिलीज हो गया. अभी कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए. कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन जो कि एक्टिन के ऊपर है, बाइंड है. तो कैल्शियम आयन जो है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, फिर क्या होगा, ट्रोपोनिन रिलीज हो जाएगा. ट्रोपोनिन रिलीज हो गया. अभी एक्टिन के ऊपर साइट्स फ्री हैं कि मायोसिन इजीली बाइंड कर सकता है. ट्रोपोनिन ने जब एक बार रिलीज हो जाना है तो ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन के ऊपर एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि एक्टिन के ऊपर इजिली अवेलेबल स्पेसेस हैं, जिसके कारण क्या होगा, नाउ एक्टिन इज रेडी टू बाइंड विद द मायोसिन. सो इसके बाद क्या होगा, ट्रोपोनिन रिलीज हो गया. ट्रोपोनिन रिलीज हो जाता है. आफ्टर दैट मायोसिन
is ready to bind with actin. अभी एक्टिन के साथ मायोसिन बाइंड कर सकता है बिकॉज एक्टिन के ऊपर जो साइट्स हैं जो ट्रोपोनिन ने ब्लॉक करके रखी थी वो अभी फ्री हो गई हैं. सो एज वी नो मायोसिन के ऊपर दो साइट्स हैं, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक है एटीपी बाइंडिंग साइट. इट मीन्स यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि मसल की मूवमेंट के लिए, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस केस ये जो मैंने यहाँ से हो गया डीपोलराइजेशन हो गई मेम्ब्रेन की, आयंस की मूवमेंट, उसके बाद ही जो कैल्शियम आयंस है ACH अंदर जाएगा, ACH विल बाइंड टू द मसल मेम्ब्रेन, टी ट्यूब्यूल्स की हेल्प से ACL विल एंटर, राइट, और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है. कैल्शियम आयंस फ्री हो गए, कैल्शियम आयंस ने ट्रोपोनिन को रिलीज कर दिया. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, द मायोसिन इज रेडी टू बाइंड विद द एक्टिन. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, once we know that the myosin can easily bound with the actin, ATP is required. Now myosin we will utilize the ATP. I'm not erasing this, right? So what will happen, myosin or ATP will bind to myosin, ATP bind हो गया. After that what will happen, myosin will bind with actin. एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा. यहाँ से जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है या कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, एटीपी बाउंड है, राइट, hydrolysis of ATP. Hydrolysis of ATP occur means ATP will change into ADP plus PI. ये जो स्टेप है ये एक्चुअल में एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टेप है. सो इन दिस केस मसल यूटिलाइज एनर्जी. सो अभी क्या होगा, ATP बाइंड कर गया है, मायोसिन विल बाइंड विद एक्टिन. तो क्या होगा, एक्टिन की स्लाइडिंग होगी, जैसे मैंने बोला था कि स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर दी थिक फिलामेंट. तो क्या होगा कि मायोसिन जो है या इन अदर डिफल से कि एक्टिन जो है वो स्लाइड हो जाएगा मायोसिन की तरफ और क्या होगा, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. या इन अदर वर्ड्स डिफल से जो बैंड का साइज है, जो हमने डार्क एंड लाइट बैंड किए थे उनमें से जो बैंड का साइज है या एक पूरी सार्कोमियर यूनिट का साइज है वो छोटा हो जाएगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. सो actin slide over myosin, इसमें क्या हुआ, आई बैंड लेंथ डिक्रीजेस एज मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग. तो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मीन्स एक्टिन जो है वो कंप्रेस हो रहा है. सो आई एम ड्रॉइंग द रफ पार्ट हियर. इट इज एक्चुअली लाइक दिस. ये जी लाइन है, जेड लाइन है, ये एक्टिन ही है, राइट. तो इसमें ये आई पार्ट था एंड ये जो है ए बैंड है. तो क्या होगा एक्चुअल में, मायोसिन हेड विल बाइंड एंड मायोसिन जो ये एक्टिन है ये इस साइड को स्ट्रेच हो जाएगा सिमिलरली. तो ये शॉर्टन हो जाएगा. अगर मैं पूरा कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म यहाँ ड्रॉ करूँ तो एक्चुअल में ये ऐसा हो जाता है, बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं. जबकि जो थिक फिलामेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जो आई पार्ट है, ये आई बैंड है, ये छोटा हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है आई बैंड की लेंथ डिक्रीज हो जाती है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. एंड ए बैंड रिमेन सेम. ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट. सो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मसल ने रिलैक्स भी करना है, तो एक बार ये लेंथ डिक्रीज होगी. आफ्टर दैट क्या होगा, एडीपी एंड पीआई ये रिलीज कर जाएंगे. सो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी and complete
contraction of muscle what will happen, जो ये ADP and PI है ये रिलीज कर जाएंगे, या in other words if I'll say myosin ATP binding site on myosin is again free as ADP plus PI release out. तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, अगेन मसल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी. सो नेक्स्ट क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल. रिलैक्सेशन ऑफ मसल क्या हो रहा है उस टाइम पर, आई बैंड कम टू नॉर्मल लेंथ. आई बैंड की जो लेंथ है वो नॉर्मल हो जाएगी. और इस रिलैक्सेशन के टाइम पर फिर से रीपोलराइजेशन ऑफ मैकेनिज्म, रीपोलराइजेशन का मैकेनिज्म हो रहा है. दिस इज डन. सो आफ्टर दिस repolarization occur as muscle relaxes. तो कैसे हो रही है, Na पॉजिटिव आउट, K पॉजिटिव इन. और ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उस टाइम तक चलता रहता है जब तक जो है कैल्शियम आयंस आर अवेलेबल देयर. जब एक बार द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस उतने टाइम तक चलती रहेगी जब तक कैल्शियम आयंस जो है सार्कोप्लाज्म के अंदर अवेलेबल हैं, एंड जब तक ACH आ रहा है. देयर इज वन एंजाइम दैट इज acetylcholine esterase. What it will do, it will hydrolyze ACH. तो ये एक एंजाइम है, इट इज प्रेजेंट. ये व्हाट इट विल डू, जब एक बार कैल्शियम आयंस जो है SCR से निकलने बंद हो गए या कैल्शियम आयंस खत्म हो गए SER के अंदर, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, मसल रिलैक्सेशन फेज में एंटर हो गई है. तो एट दैट टाइम ACH की बाइंडिंग को भी रोकना पड़ेगा, ACH के रिलीज को भी रोकना पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन, एसिटाकोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज कर रहा है एसिटाकोलिन को, ताकि ये मसल मेम्ब्रेन के अंदर टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू एंटर ना कर सके और पूरी प्रोसेस को प्रोसीड ना कर सके. और ये कब होगा, इस एंजाइम का फंक्शन कब होगा, जब मसल को कॉन्ट्रैक्शन से रोकना है या मसल को रिलैक्सिंग स्टेट में रखना है. क्लियर. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. Now in this case, excess of muscle contraction and relaxation will produce a lactic acid, right? Lactic acid produce हो रहा है, इसीलिए muscles cramps फील होते हैं, हमें मसल्स में पेन फील होता है अगर एक्सेस ऑफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती रहे, या इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि एक्सेस में हमारी मसल्स पे वर्कलोड ज़्यादा हो. लेट सपोज कि एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में, ही और शी इज़ इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज, वर्कआउट कर रहा है या कोई और काम कर रहा है जिसमें मसल्स के ऊपर हैवी लोड है या मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. सो इन दैट केस लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इज सो कॉमन, मीन्स मसल क्रैम्प्स जो हैं वो बहुत कॉमन है. अभी मसल फाइबर्स हमने किए थे इन द प्रीवियस पार्ट. सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर, फर्स्टली वॉच दैट लेक्चर बिकॉज उसमें मस्कुलर सिस्टम का, मसल फाइबर का स्ट्रक्चर या बेसिक पार्ट क्लियर है. उसके बाद ही आपको ये मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म समझने का फ़ायदा है. नाउ मसल फाइबर्स भी टू टाइप के हैं. मसल फाइबर्स जो हैं दे आर टू टाइप, रेड मसल फाइबर्स and white
सो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल कलर का डिफरेंस है, इनका कलर जो है रेड है, दे आर पेल येलो और वाइट इन कलर, सो दे आर रेड इन कलर, they are pale yellow or white in color. So actually in this case, in red muscle fiber, myoglobin is present. Myoglobin is a protein, it is an oxygen storing protein that is present in muscle. So myoglobin is present and oxygen is stored. Along with this, in case of red muscle fibers, mitochondria is also present. Mitochondria is present in excess. On the other hand, if we'll compare the red muscle fiber with the white muscle fiber या white fiber को red से compare करें तो white का color pale yellow या white है, and in this case myoglobin is less. Similarly, mitochondria is less, but in this case SER is more. जबकि इस केस में जो SER है वो कम है, SER is less. So this is all about the muscle fibers and muscle contraction and relaxation mechanism. Now in this case, the next part is, although uska ek part we discussed, I explained it in the contraction also. My question is that how the muscles are getting the energy. Muscles को energy कहाँ से मिल रही है contraction and relaxation के लिए. In this mechanism हमने use किया था the ATP, right, adenosine triphosphate, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है एंड स्टोरेज हो रही है. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए अगर मैं बात करूं एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. So with this we are done with the मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. और मसल्स का जो हमारा पार्ट है मस्कुलर सिस्टम का, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई हैव कंप्लीटेड दैट. सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लगा है. यू कैन आस्क your doubts in the comment section, and in the previous lectures I have asked a few questions also, so I am expecting that you will mention the answers in the comment box. So that's all from my side. I hope it is clear. Thank you.